मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो आपके सामने किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, खास करके ये वीडियो वैसे तो राजस्थान में मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए है, जिनका आपके सामने सेकंड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर होता है भाई, जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसके अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके सामने जो इतिहास का, किसका, जो इतिहास का आपके सामने, हिस्ट्री का जो आपके सामने पेपर होता है, आधुनिक विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, किसका, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का आपके सामने जो पेपर होता है उससे संबंधित दो चीजें आज इस क्लास में अपन करने वाले हैं। अभी से आपके सामने जो क्लास अपडेटेड आपके सामने जो सिलेबस है, क्या है, आपके सामने जो अपडेटेड आपका सिलेबस है उसके बारे में अपन देखेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, पर यूनिट के हिसाब से आपके सामने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में तैयारी करके जा सकते हो, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो अपडेटेड पूरा का पूरा आपके सामने पाठ्यक्रम बताऊंगा, साथ के साथ परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में बताऊंगा। फ्री में पीडीएफ कहां पर मिलेगी, फ्री में मास्टर क्लास वन शॉट मैराथन क्लास कहां पर मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा। तो ये ऐसी क्लास है, पेटी बांध लो भैया आपके सामने, समझ में आ गया। और एग्जाम में आपके सामने अच्छे से देखकर, अगर ये क्लास देखकर चले जाओगे तो आपके सामने लगभग पर्सन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे और सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या पढ़ना आपको आधुनिक विश्व के इतिहास में। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी रंगीन पीडीएफ आपके लिए लेकर आ रहा हूं, लाइक कर दो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया अपन ने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, 40,000 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव करवाने पर मदद करो भैया। आपके सामने सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब मार दो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला, आपके सामने जो पहली यूनिट है, क्या है, यूनिट नंबर जो आपके सामने, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, सभी यूनिट के बारे में एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या आपके सामने पर्सन देखने को मिल सकते हैं आपके सामने प्रत्येक यूनिट से। फिर एक एक करके यूनिट वाइज भी बताऊंगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं क्या है, ये तो ओवरव्यू है, यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस इसके अंदर क्या क्या है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फिर सेकंड सिलेबस से सेकंड यूनिट में क्या है, सबके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और पिछले साल का पेपर भी कैसा आया था ये भी दिखाऊंगा। पूरा का पूरा पेपर आपके लिए पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सिलेबस की दृष्टिकोण से इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करें आधुनिक विश्व की ऐतिहासिक यात्रा। इसके अंदर पूरा का पूरा जो आधुनिक विश्व है क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो आपके सामने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में आपकी पूरी की पूरी जर्नी समझ में आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी जर्नी कैसे रही उसके बारे में आपके सामने इसमें इस परीक्षा के अंदर आपके सामने देखने वाले हैं, इसके अंदर आपको देखने वाले हैं। शुरुआत की बात करें आपके सामने कहां से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो पहला आपके सामने पॉइंट है पुनर्जागरण से औद्योगिकरण तक, मतलब रेजिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होता है पुनर्जागरण, क्या होता है, पहले आपके सामने जो ये आधुनिक विश्व है इसमें यूरोप की बात करते हैं अपन, थोड़ा भाई विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास में यूरोप के बारे में। यूरोप ये क्रांति है ना, यूरोप के बारे में आधुनिक विश्व के अंदर ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिसमें इटली हो गई, जिसमें फ्रांस हो गया, जिसके अंदर अमेरिका के भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जर्मनी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसमें जो कैसे जो चर्च है, जो आपके सामने जो चर्च है उसके ऊपर आपके सामने कैसे जो चर्च हुआ करते थे ना पहले, जो यूरोप हुआ करता था, यूरोप जो यूरोप हुआ करता था ना, यूरोप वहाँ पर क्या हुआ करता था, जो चर्च है ना, चर्च के जो पादरी है ना, चर्च के जो पादरी होते हैं, चर्च के आपके सामने जैसे अपने मंदिरों में पंडित होते हैं ना, ऐसे चर्च में पादरी होते हैं। क्या होते हैं, पादरी होते हैं, है ना, पोप भी जिनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं आपके सामने, उन्होंने पूरे के पूरे समाज पे कंट्रोल कर रखा था। जो भी राजा बनता था ना उसको राजा बनाने का योगदान इन्हीं का होता था, इन पादरियों का होता था। मतलब समाज पे सबसे बड़ा कंट्रोल इन जो चर्च, बड़े बड़े चर्च हुआ करते थे ना, इन्हीं का हुआ करता था। लेकिन इन चर्चों पर अब धीरे धीरे क्या होने लगे, इन पर भ्रष्टाचार होने लग गया। क्या होने लग गया, भ्रष्टाचार होने लग गया, है ना। ये जो आपके सामने बैठे बड़े बड़े आपके सामने जो चर्च के पादरी थे, आते धर्म के नाम पढ़ते थे, लेकिन यह क्या करते, चर्च से पैसा खाना हो गया, भ्रष्टाचार करना हो गया, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं वो करने लगे, झूठ पाखंड भी फैलने लगे। तब उस समय क्या होता, आपके सामने एक पाप विमोचन पत्र निकाला जाता है। क्या, पाप विमोचन पत्र, विमोचन पत्र।
है ना। ये क्या होता है कि एक प्रकार के चर्च के जो पादरी उन्होंने दावा किया कि एक इस प्रकार के आपके सामने एक लेटर देते थे और उसके बदले वो कुछ आपके सामने $1-2 लेते थे लोगों से और उनसे कहते थे अगर ये पत्र आप रख लोगे ना तो आप जीवन में जो भी पाप करोगे आपके सारे के सारे पापों की क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपके सामने एक विचारक आते हैं मार्टिन लूथर। कौन? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर आपके सामने घोर विरोध करते हैं आपके सामने इन सब चीजों का और भ्रष्टाचार, चर्च पे फैले हुए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो उसी को पुनः जागरण का युग कहा जाता है। और औद्योगिकरण से पहले यूनिट में अपन पुनः जागरण से औद्योगिकरण की पूरी चीजें होती है उसके बारे में आपको पढ़ते हैं। आगे भी बताऊंगा सिलेबस में क्या क्या, लेकिन एक बार मोटा मोटा आपको बता रहा हूं रेजिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। फिर क्या होता है आपके सामने, फिर आपके सामने देखने को मिलता है राष्ट्रवाद। क्या देखने को मिलता है भाई? आपके सामने राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, एकीकरण का युग। फिर क्या होता है आपके सामने समाज है, उसके लोग धीरे धीरे आपके सामने जो धार्मिक चीजें उससे बदलाव आ गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हो गया, लोगों को है ना जो अमीर लोग हैं, क्या है समाज में जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका कंट्रोल हो गया समाज पे। क्या हो गया, यूरोपीय समाज है ना वहां पर अमीर लोगों का, कुलीन लोगों का आपके सामने राज हो गया। क्या हो गया, कुलीन लोगों का राज हो गया। एक अलग प्रकार के समाज है वो बदलने लगे। इससे क्या हुआ, समाज में नई नई क्रांतियां देखने को मिली। राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम है वो बढ़ने लगा, लोगों का एकीकरण देखने को मिलता है। तो उसी के अंदर आपके सामने अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्रांतियां, इटली क्रांति, फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है। इसको नेशनलिज्म व यूनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेशनलिज्म व यूनिफिकेशन के नाम से इस चीज को जाना जाता है। फिर अगले वाला आता है यूनिट नंबर 3 में अपन साम्राज्यवाद व चरमपंथी विचारधाराएं। फिर क्या किसके बारे में देखते हैं, फिर समाज में एक नई विचारधारा आती है, दो विचारधाराएं। साम्राज्यवाद के आपके सामने कार्ल मार्क्स इनके प्रमुख विचारक माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स। लेकिन इसमें अपन कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें इस यूनिट के अंदर समझ में आ गया। और अन्य विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जहां जर्मनी का एकीकरण की बात हो रही है ना, और आपके सामने चीन से संबंधित कुछ चीजें वो देखने को मिलती हैं। एक चरमपंथी विचारधारा, चरमपंथी विचारधारा क्या, जिसमें आपके जर्मनी का जो हिटलर है वो आता है, इटली की फांसीवाद जैसी विचारधाराएं आती हैं, जहां पर समाज में सिर्फ एक ही आपके सामने जो समाज या नस्ल के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, बाकी अन्य विचारधारा को क्या कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो चरमपंथी विचारधाराएं हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। इंपेरिकल व आइडियोलॉजिकल जो रोल है वो देखने को मिलता है। फिर समाज में विश्व युद्ध व नागरिक अधिकारों की बात होती है, वर्ल्ड युद्ध होता है, विश्व युद्ध, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध होते हैं, जहाँ पे जर्मनी जो जैसे युद्ध है वो लड़ते हैं। और फिर नागरिक अधिकारों की बात होती है, वहाँ पर आपके सामने यूएन जैसी संस्थाएं वो देखने को मिलते हैं। तो ये मोटा मोटी आपके सामने यूनिट 1, 2, 3 और 4 के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आपके सिलेबस के अंदर मुख्य मुख्य चीजें हैं। समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 1 के अंदर। किसके अंदर? यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या है आपके सामने? यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? क्या क्या देखने को मिलता है भाई? ये रहा बढ़िया कलर, है ना। आधुनिक युग, कौन सा आधुनिक युग का युग है? कैसे आपके सामने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। कैसे समाज में आधुनिक विश्व का इतिहास है वो देखने को मिलता है। कैसे आधुनिक युग है वो आता है, और उस युग के अंदर कैसे विचार आते हैं, कैसे लोगों की विचारिक क्रांतियां होती है। आधुनिक युग में का उदय कैसे होता है, विचारिक क्रांति, मतलब शुरुआती आधुनिक युग के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। डाउन टू द मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा के बारे में, औद्योगिक जो चीजें हैं मॉडर्न एरा के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे आपके सामने जो औद्योगिक जो नया क्रांति है उसके बारे में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट है विचारिक और धार्मिक बदलाव। कैसे लोगों के विचार और धर्म में बदलाव होता है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। समझ में आ गया? पुनर्जागरण का युग क्या होता है? लोग जो चर्च है, क्या है, जो चर्च हो गया या धर्म के जो विचार हैं, क्या है, जो धार्मिक जो विचार हैं, उन विचारों पे अपने क्या करते हैं, उन धार्मिक जो विचार है, जो धार्मिक विचार हुआ करते हैं लोगों के, उन सभी विचारों को क्या करते हैं भाई आपके सामने, उन सभी विचारों को आपके सामने क्या करते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने विचार हैं, उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। इसी काल को क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण का काल माना जाता है। और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। कौन से युग की? आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जहां पे आपके सामने दो इंपॉर्टेंट है, धर्म सुधार आंदोलन और प्रति सुधार आंदोलन। एक तो धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलता है और एक उसका प्रति सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मिज्म, मतलब
मार्टिन लूथर जैसे सुधारक है जिन्होंने क्या किया, चर्च की जो परंपराएं थी उन चर्च की परंपराओं में सुधार करने का प्रयास किया। क्या किया, चर्च की परंपराएं उसमें सुधार करने का प्रयास किया। और फिर चर्च में के अंदर जो सुधार होते हैं और अपना जो धर्म है आपके सामने जो क्रिश्चियन धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है। उन दोनों धर्म के जो सुधारक है उनके कैसे कैसे काम किए गए उसको प्रति सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो पहले के अंदर धर्म सुधार आंदोलन और प्रति सुधार आंदोलन के बारे में अपन पढ़ते हैं। रेनिसनेस के बारे में, रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में अपन देखते हैं। समझ में आ गया, ये मुख्य बिंदु है। सबसे पहला पॉइंट है वो आपके सामने इनसे देखने को मिलता है। अगले वाले बिंदु देखने को मिलते हैं राजनीतिक क्रांतियां। फिर अलग अलग प्रकार की राजनीतिक क्रांतियां होती है। क्या होती हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस होती हैं। क्या होती है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होती है अलग अलग प्रकार की। समझ में आ गया आपको। अब ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस क्या होती हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका की क्रांति, कौन सी क्रांति भाई, पहला है इसके अंदर, रुको कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अमेरिका की क्रांति, कौन सी क्रांति, अमेरिका की क्रांति है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का आपके सामने उदय व पतन। तो दो अलग अलग प्रकार की क्रांतियों के बारे में देखेंगे। अमेरिका की क्रांति है, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या कारण थे, क्या प्रभाव हुआ उसका समाज पे, क्या हुआ अमेरिका की क्रांति, क्या कारण हुआ, क्या प्रभाव हुआ और उनके क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक पर्सन इनमें से देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाली क्रांति है फ्रांस की क्रांति। कौन से क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के आपके सामने वही, क्या कारण हुए, क्या समाज पे उस क्रांति का प्रभाव हुआ और आपके सामने उस क्रांति का क्या उद्देश्य था। समझ में आ गया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट देखने को मिलते हैं। और अगले वाला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट है उसका कैसे उदय देखने को मिलता है उसके संबंधित। समझ में आ गया। तो एक पर्सन, तो इसमें दो पर्सन आते हैं इस यूनिट से, लॉन्ग टाइप। तो एक तो इन तीनों में से आएगा, पुनः जागरण के काल से, धर्म सुधार और प्रति सुधार। तो प्रति सुधार बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, पुनः जागरण और धर्म सुधार से प्रश्न आता है। किससे प्रश्न आता है, क्या तो पुनः जागरण से प्रश्न आता है या धर्म सुधार आंदोलन से प्रश्न आता है, इसमें से एक प्रश्न आता है। फिर अगले वाले प्रश्न की बात करूं, अमेरिका क्रांति और फ्रांस क्रांति, इन दोनों में से एक प्रश्न आता है। तो ये चार टॉपिक आपको, पुनः जागरण, धर्म सुधार, अमेरिका, फ्रांस क्रांति, इन चार में से एक दो पर्सन आपके सामने देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, दो पर्सन देखने को मिलते हैं। खैर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इन टॉपिकों के बारे में बता देता हूं। ये टॉपिकों से पर्सन जरूर से देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाला पॉइंट है, फिर आता आर्थिक परिवर्तन। समाज में क्रांतियां हो गई राजनीतिक, फिर समाज में परिवर्तन कैसे होता है, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ। अच्छा, क्या होता है सामंतवाद, समाज कैसे बदलता है, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ, सामंतवाद क्या होता है, जो आपके सामने कृषि क्या करते थे, बड़े बड़े आपके सामने जो समाज हुआ करता था उसके अंदर बड़े बड़े आपके सामने लोग हैं, वो एग्रीकल्चर क्या करते थे, फार्मिंग क्या करते थे, कृषि क्या करते थे, और वो आपके सामने अपने नीचे जो मजदूरों को रखा करते थे, वो उस समय वो लोग पैसे वाले हुआ करते थे। समझ में आ गया। समाज का वो दौर जहां पर आपके सामने जो कृषि का महत्व हुआ करता था, कृषि का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, और उस समय जो समाज पे राज करते थे, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था, भारत में जिनको जमींदार भी बोलते हैं, उन सब लोगों को सामंतवादी प्रथा बोला जाता है। फिर उससे पूंजीवाद। अब पूंजीवाद कैसे फैला, पूंजीवाद आपके सामने औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आपके सामने क्या, आपके सामने जो पूंजीवाद है उसका दौर शुरू होता है। क्यों बड़े बड़े औद्योगिक आपके सामने, बड़े बड़े आपके सामने जो औद्योगिक लोग हैं, आपके सामने व्यापारी वर्ग पनपता है। क्या है, व्यापारी वर्ग वो पनपता है। और पहले जो मजदूर लोग कृषि पर काम किया करते थे, आपके सामने किसान पे काम किया करते थे, अब उनका शहरों की तरफ पलायन होने लग गया। क्या होने लगा, शहरों की तरफ पलायन होने लगा। वहां पे एक नया दौर आने लगा व्यापारियों का, या आपके सामने जो पूंजीवादी लोगों का। उस समय समाज पे किनका कंट्रोल हो गया, पूंजीवादी कैपिटलिज्म लोगों का आपके सामने जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इससे पर्सन बहुत कम आते हैं। क्या है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें आपके सामने इससे संबंधित पर्सन बहुत कम देखने को मिलते हैं। पर्सन कहां से आते हैं, औद्योगिक क्रांति से। उसके पीछे क्या कारण हुए, क्या प्रक्रिया, क्या प्रभाव हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उससे आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। क्या है इसके पीछे जो औद्योगिक क्रांति है, इसके पीछे आपके सामने कैसे इसका उदय कैसे हुआ, कैसे समाज में औद्योगिक क्रांतियां देखने को मिली, क्या समाज में प्रभाव हुआ, समझ में आ गया, इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो यह प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, पुनः जागरण आंदोलन, पुनः जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और आपके सामने औद्योगिक क्रांति। ये 5 बिंदु, 5 पॉइंट आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या है यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सिलेबस है, क्या है यूनिट नंबर जो फर्स्ट का उसका जो कंप्लीट सिलेबस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस टॉपिक भी बता दिया भैया आपके सामने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, उसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ देखेंगे। परीक्षा में आपके सामने कौन कौन से आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। पहले वाले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न आपके सामने पुनः जागरण के कारणों एवं उसके प्रभावों का विस्तृत रूप से विवेचना कीजिए। क्या करना आपको, पुनः जागरण का जो काल रहा, किसका, पुनः जागरण का जो काल रहा उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, पुनः जागरण का जो आपके सामने काल है उसके क्या कारण रहे और उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, पुनः जागरण का काल, उसमें क्या कारण रहते हैं उसके पीछे और उसके पीछे क्या प्रभाव रहते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द कोज एंड इंपैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्या कोज है, क्या इंपैक्ट है रेजिस्टेंस पीरियड के, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया, पहला पर्सन आपको विस्तार से आपने समझ लिया। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, प्रमुख घटनाओं व परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहे, और ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है भाई आपके सामने। समझ में आ गया, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रहे और उनका क्या परिणाम रहता है, क्या रहता है उनका क्या परिणाम रहता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। क्या करना है, विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण, प्रमुख घटनाएं व परिणाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देना है। एनालाइज द कोज, मैन इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे क्या क्या आपके सामने कारण रहे, क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी है ना, और कौन कौन से उसके फिर क्या रिजल्ट निकले, परिणाम क्या निकला, परिणाम क्या हुआ उसके बारे में भी आपको बता देना है। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण एवं उसके सामाजिक व आर्थिक प्रभावों के बारे में बताइए। कैसे औद्योगिक क्रांति है, कौन सी है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके क्या कोज रहते हैं, क्या सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या सामाजिक व आर्थिक प्रभाव रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां पर औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या कारण रहते हैं, कैसे उसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, इन तीनों बिंदुओं को आपको उसमें बता कर आना है। तो ये आपके सामने तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट से पुनः जागरण के कारण और प्रभावों के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रमुख घटनाएं, औद्योगिक क्रांति के कारण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। ये पूरे के पूरे आपके सामने जो तीनों के तीनों जो प्रश्न है उनको आपको अच्छे से करके चले जाना है परीक्षा के अंदर। परीक्षा के अंदर ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई यूनिट फर्स्ट क्या है आपके सामने, जो यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी समझ में आ गई होगी। कहां पर इनके पढ़ने हैं प्रश्न ये भी बताऊंगा आपको, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, कहां से वो देखने को मिलेगा आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, यूनिट नंबर सेकंड को पढ़ना है। चलिए, राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। कैसे अपने देशों के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना है, किसकी भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, कैसे अपने देशों को आपके सामने अपने देशों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना वो देखने को मिलती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रवाद की लहर, द वेव ऑफ नेशनलिज्म, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय। ये अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। प्रश्न घुमा फिरा के आता है लेकिन आता जरूर है, राष्ट्रवाद का आपके सामने कैसे उदय होता है इससे संबंधित। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन, जिसमें जर्मनी और इटली का। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित आते हैं, जो आपके सामने राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित, किससे संबंधित, जो राष्ट्रीय एकीकरण है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण से अपन
संबंधित पर्सन आते हैं, जिसमें जर्मनी का एकीकरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसमें? जो जर्मनी, और ये जर्मनी के आपके सामने बिस्मार्क हैं। समझ में आ गया? तो जर्मनी में आपके सामने जो बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, समझ में आ गया? बिस्मार्क की जो कूटनीति, बिस्मार्क को लो वर्ग की जो नीति रही, उससे संबंधित आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये पर्सन आता ही आता है जर्मनी वाला। जर्मनी का आपके सामने एकीकरण के बारे में बताइए, बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण की क्या भूमिका रही उसके बारे में बताइए। तो ये पर्सन आपके सामने समझ लो एग्जाम में आता ही आता है ना। हर चाहे किसी का पर्सन हो, ये जरूर से देखने को मिलता है। इटली के एकीकरण से संबंधित पर्सन आता है, लेकिन बहुत कम। जर्मनी वाला तो ये समझ लो इस यूनिट से तो ये पर्सन फिक्स है एकदम। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला है रूढ़िवादिता की जो क्रांति होती है, कंजर्वेटिव और रिवॉल्यूट्स, जो यूरोप में रूढ़िवादी क्रांतियों का जो अंत होता है उससे संबंधित, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें पर्सन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। एशियाई परिप्रेक्ष्य में जापान का आधुनिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जापान के आधुनिकरण पर टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए? जापान का जो आधुनिकरण है इससे संबंधित पर्सन है वो देखने को मिलता है। तो यूनिट नंबर जो 2 है, क्या है? जो यूनिट नंबर 2 है, जो यूनिट नंबर 2 है उसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला, राष्ट्रवाद की लहर। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इस पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यह पर्सन बार बार आता है, अनेक बार आया है और आपके एग्जाम में भी आएगा। समझ में आ गया? रूप बदल कर आएगा लेकिन आएगा जरूर, बहुरूपिया है पर्सन। यह पर्सन राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित जर्मनी का एकीकरण हो चाहिए, जिसमें आपके सामने जर्मनी का एकीकरण, किसका? जर्मनी का एकीकरण सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इटली वाला भी पढ़ लेना। क्या है? इटली वाला भी पढ़ लेना। और लास्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जर्मनी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलता है। अगले वाला है जापान का आधुनिकरण। क्या? जापान का आधुनिकरण, इससे संबंधित पर्सन जरूर से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इससे संबंधित पर्सन जरूर से देखने को मिलता है। तो ये 3 टॉपिक आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको विस्तार से पढ़ना है। ये तो टॉपिक की बात है जो आपके सिलेबस में है। अगले वाले आप अपन देखेंगे आपके सामने किस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे आपके सामने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो। पहला प्रश्न है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा? पहला है 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में बताइए। क्या बताना है? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मैं आपको पहले बता रहा था राष्ट्रवाद वाला पर्सन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, अनेक बार आता है, अच्छे से कर लेना। एनालिसिस द कॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। एनालिसिस करो कैसे नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, नेशनलिज्म की जो विचारधारा है वो 19वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर आपको पढ़ती है। समझ में आएगा? इसको एनालाइज वाला पर्सन है वो जरूर से देखने को मिलता है। मोस्ट पर्सन है, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया? चलिए ये अगले वाला पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? जो जर्मनी है, क्या है? जो जर्मनी है, जो जर्मनी है उसके एकीकरण में, क्या? किसमें? एकीकरण में आपके सामने बिस्मार्क की क्या भूमिका रही? किसकी? बिस्मार्क की क्या भूमिका रही? बिस्मार्क की क्या भूमिका रही उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको बार बार ये पर्सन देखने को मिलता है। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित बिस्मार्क की आपके सामने, एकीकरण से संबंधित आपके सामने क्या है? आपके सामने भूमिका रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। एविलेट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या है? जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, जर्मनी का जो आपके सामने एकीकरण है उससे संबंधित आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाला पर्सन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। मैं इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं जापान के आधुनिकरण को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, लेकिन आप भाई इस पर्सन को कर लेना, आप इस पर्सन को भी कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप जापान के आधुनिकरण वाले पर्सन को भी कर लेना। इंपॉर्टेंट ये भी पर्सन है भाई, ऐसे नहीं करेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे अब अपन ने यूनिट फर्स्ट और सेकंड को पढ़ लिया। कौन सी यूनिट को? फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अपन पढ़ चुके हैं। किसको? यूनिट फर्स्ट और सेकंड अभी तक अपन ने कवर कर लिया। अब अगले वाली यूनिट आपके सामने यूनिट नंबर 3, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें कौन से पर्सन आते हैं? साम्राज्यवाद से संबंधित। कौन से? साम्राज्यवाद से संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। साथ के साथ वैश्विक आपके सामने संकट कि पूरी दुनिया के अंदर कैसे कैसे संकट खड़े हुए, उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। और चरमपंथ से संबंधित, किससे संबंधित?
चरमपंथ से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यही तीनों टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे आपके सामने। साम्राज्यवाद के, वैश्विक संकट के और चरमपंथ के, इंपेरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल क्राइसिस से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस यूनिट में आपके सामने प्रमुख रूप से अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, उपनिवेशिक विरासत, कॉलोनिकल इंपेरियलिज्म। तो उप साम्राज्यवाद आपके सामने देखो क्या होता है। जो साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद की बात करूं, कॉलोनिकल पीरियड बोला जाता है। तो इसमें क्या है, अब आपके सामने जो यूरोप है, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, क्या आ चुकी थी, इंडस्ट्रियल आपके सामने रिवॉल्यूशन है वो देखने को मिली थी। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए भाई कोई भी उद्योग होता है, उस उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, उस उद्योग को चलाने के लिए चाहिए अपने को कच्चा माल। क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और उस समय आपके सामने क्या है, जो यूरोप है वहाँ पे आपके सामने अनेकों प्रकार के जो कच्चे माल की खास करके कमी देखने को मिलती थी। तो यूरोपीय देश है जिसमें क्या है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा आपके सामने उद्योगों का उत्पन्न करेगा, सबसे ज़्यादा औद्योगिक पदार्थों को उत्पन्न करेगा, उसकी उनके बीच में होड़ चलने लग गई थी। क्या हो गई थी, होड़ हो गई थी। खास करके आपके सामने पुर्तगाल है ना, आपके सामने फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन और आपके सामने जो इटली, ये आपके सामने कुछ ऐसे देश थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके सामने क्या थी, बहुत ज़्यादा आपके सामने होड़ मच चुकी थी आपके सामने कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा औद्योगिक चीज़ों को उत्पादित करेगा। समझ में आ गया। तो इसी दौड़ को देखते हुए, इसी चीज़ों की वजह से क्या हो, आपके सामने औद्योगिक क्रांति है। यूरोप के, पुर्तगाल के जो लोग हैं वो आपके सामने क्या रहे, अलग अलग देशों में जाने लगे। और वहां से वो कहां पर पहुंचे, एशिया में, एशिया और अफ्रीका जैसे आपके सामने देशों में पहुंचे, जहां पर आपके सामने खूब मात्रा में आपके सामने क्या है, कच्चा माल उत्पन्न होता था। क्या है, जहां पर खूब कच्चा माल आपके सामने देखने को मिलता था। और वहां पर किस चीज की कमी थी, वहां पे उद्योग नहीं थे, वहां पर क्या नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, अलग अलग प्रकार के उद्योग नहीं थे। समझ में आ गया। तो उन देशों पे उन्होंने धीरे धीरे क्या है, व्यापार के नाम पे आपके सामने वहां पे जमीन लेना शुरू की, फिर धीरे धीरे उन देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी को क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद का विस्तार के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत किसके वजह से हुई भी, उसकी शुरुआत आपके सामने होती है औद्योगिक क्रांति की वजह से। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का काल का विकास कैसे होता है, एशिया और अफ्रीका देशों का शोषण कैसे होता है, चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति, तो चीन में कैसे यूरोपीय साम्राज्यवाद देखने को मिलता है, एशिया और अमेरिका में कैसे देखने को मिलता है। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, कॉलोनिकल पीरियड कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड के नाम से जाना जाता है, कॉलोनियल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है, जब यूरोपीय देशों ने अनेकों प्रकार के अफ्रीकन व एशियाई देशों पर क्या किया था, अपना प्रभाव कॉलोनियल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपके सामने इसी यूनिट के अंदर अपन मेजर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख जो क्रांतियां देखने को मिली उस पीरियड के अंदर, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्रांतियां हुई, 1911 की चीनी क्रांति देखने को मिलती है। खास करके इस 1911 की जो चीनी की क्रांति है उसमें सन यात सेन, कौन भाई, यहाँ के आपके सामने प्रमुख नेता रहे सन यात सेन का क्या योगदान रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस व्यक्ति का नाम रख लेना। एक तो बिस्मार्क का और सन यात सेन का, चीनी क्रांति के अंदर इन दोनों, बिस्मार्क का जर्मनी में और सन यात सेन का नाम चीनी क्रांति में, दोनों का नाम अच्छे से रख लेना। इन दोनों व्यक्तित्व का नाम जरूर से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है चीनी क्रांति वाला, बहुत बार प्रश्न आता है। ये इतना ज्यादा साम्राज्यवाद वाला प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न यहां से आता है, चीनी क्रांति से। समझ में आ गया। सिलेबस कोई भी बता देगा कहाँ से प्रश्न आता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये जरूरी चीजें हैं। समझ में आ गया। तो ये तो प्रश्न सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है आपके सामने, एक और पॉइंट है, इकोनॉमिकल कोलैप्स एंड डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के बाद में आपके सामने धीरे धीरे क्या है भाई, पैसा आता है, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद में आर्थिक मंदी आती है। पूरी दुनिया के अंदर क्या आती है, आर्थिक मंदी आती है। क्या आती है, आर्थिक मंदी आती है। खास करके जो ग्रेट डिप्रेशन होता है आपके सामने, अमेरिका के जो बैंक है ना, अमेरिकन बैंक है, जो अमेरिका के आपके सामने जो बैंक है वो कोलैप्स कर जाते हैं। समझ में आ गया। और अमेरिका के बैंक कोलैप्स होते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो महान आर्थिक मंदी है, द ग्रेट डिप्रेशन है। ये पर्सन भी मोस्ट है, क्या है, मोस्ट है। यहाँ पर चीनी की क्रांति वाला और द ग्रेट डिप्रेशन, इन दोनों से पर्सन आते ही आते हैं।
समझ में आ गया। इन दोनों से एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा। 2 टॉपिक बता रहा हूं आपको, इन दोनों में से एक पर्सन जरूर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला है इटली का फांसीवाद और जर्मनी का नाजीवाद। तो इटली का फांसीवाद तो बहुत कम आज तक, मतलब मैंने तो बहुत कम पर्सन देखे हैं इटली के फांसीवाद के ऊपर, लेकिन नाजीवाद पे पर्सन आ जाता है। हिटलर का जो नाजीवाद है वहां से पर्सन देखने को मिल सकता है। तो एक तो टॉपिक ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ग्रेट डिप्रेशन वाला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इटली का फांसीवाद नाजीवाद, इन 4 टॉपिक्स में 2 पर्सन आते हैं। क्या होते हैं? इन 4 टॉपिक में से 2 पर्सन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। समझ में आ गया। आपके सामने 4 टॉपिक बता देता हूं। पहले वाला है 1911 की आपकी चाइना रिवॉल्यूशन, और उसमें सन यात सेन का क्या योगदान रहा, वो वाला पर्सन। द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। आगे लिख देता हूं भाई, इकोनॉमिक डिप्रेशन समझ जाना आप, इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। इटली का आपके सामने, इटली का फांसीवाद, फासिज्म, ठीक है। और अगले वाला चौथा टॉपिक आपके सामने जो जर्मनी है, जर्मनी का आपके सामने नाजिज्म। ये 4 टॉपिक है, इससे पर्सन जरूर से आते हैं। अच्छे से इन चारों टॉपिक को पढ़ लेना। आपके सामने सनियात वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, पर्सन आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। पहला पर्सन आपके सामने, रूसी क्रांति के कारणों, घटनाओं और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? जो रूसी क्रांति है, कौन सी, जो रशियन रिवॉल्यूशन है, कौन सी रिवॉल्यूशन है? रशियन रिवॉल्यूशन है आपके सामने। उससे संबंधित आपके सामने क्या है, वो क्रांति क्यों होती है, वो रिवॉल्यूशन आपके सामने क्यों होती है, उसके पीछे क्या कोज होते हैं। देखो रशियन क्रांति है ना, वो एक बहुत महान क्रांति रही है। समझ में आ गया। और जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो उसमें काफी बार लगता है। कौन कौन से घटनाएं हुई, उसका क्या परिणाम देखने को मिला। 3 तरीके से करना है। कैसे वो पूरी क्रांति होती है उसके बारे में बताना है, फिर कारण बताने हैं, 5-7 पॉइंट उस पर लिखने हैं, घटनाओं पे 5-7, और लास्ट में आपके सामने परिणाम और फिर निष्कर्ष लिखना आपको अंत में। समझ में आ गया। ये आपके सामने पूरा पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, यूनिट नंबर 3 से तरफ से। अगले वाला पर्सन की बात करें, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के उदय के कारणों और उसके प्रभावों के बारे में पढ़िए। क्या बताना आपको? साम्राज्यवाद, ये मत पढ़ना। 1911 की चीन की क्रांति, 1911 की चीन की क्रांति पढ़ लेना, इसको क्रॉस मारो। 1911 की चीन की क्रांति और सन यात सेन का क्या योगदान रहा, उसके बारे में पढ़ लेना। इस पर्सन को रहने देना भाई। अगले वाला क्या है? ये अगले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के नाजीवाद के उदय व कारणों के बारे में बताइए। जो जर्मनी है उसमें नाजीवाद कैसे देखने को मिला, क्या देखने को मिला, जर्मनी के नाजीवाद का उदय कैसे होता है, जर्मनी के नाजीवाद का उदय कैसे होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। और अगर आपके पास, अगर आपके मन में है कि भाई मैं तो और पढ़ना चाहता हूं, तो ये साम्राज्यवाद वाला भी कर लेना। अगर आपके सामने और ज्यादा टाइम है तो साम्राज्यवाद वाला कर लेना, वरना रहने देना। इसकी जगह आपके सामने 1911 की चीनी क्रांति वाला पढ़ लेना है, चाइना रेवोल्यूशन वाला पर्सन पढ़ लेना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। इससे समझ में आ गया। तो साम्राज्यवाद का आपके सामने उदय कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलता है, एग्जाम में बारंबार आता है। ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा है? ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया। यूनिट फर्स्ट पढ़ा दी, यूनिट सेकंड थर्ड आपके सामने सारी आपको बताती हैं, है ना। अब अपन देखेंगे भाई इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, यूनिट 4 भी पढ़ाऊंगा। उससे पहले पीडीएफ और वन शॉर्ट क्लास कहां से देखने को मिलेगी, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगर आपके सामने इसकी पीडीएफ आपके सामने पढ़ना चाहते हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री की, कौन सा आपके सामने जो पेपर होने वाला है, ये जो आपका सामने मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपके सामने अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन, ये देखो आपके सामने ऊपर की तरफ आपके सामने ये जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, आपको यहाँ से कोने में यह सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
ये सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सर्च करना है क्या, HIS हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री सर्च करोगे आपके सामने आपके तो यहाँ पर अलग अलग PDF आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ जाना, आपको थोड़ा और नीचे की तरफ जाना भाई, आपको ये रही, यह आपके सामने PDF देखने को मिलेगी। हिस्ट्री BA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन के नाम से आपको PDF देखने को मिलेगी। इस वाली PDF को आप अच्छे से पढ़ लेना। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसमें कौन सा कैसा कंटेंट है। खोल लेते हैं एक बार इसको। PDF को आप खोलोगे तब आपके सामने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से, ये थर्ड सेमेस्टर गलती से लिखा, इसको रहने देना। आधुनिक विश्व का इतिहास के नाम से PDF पड़ी हुई है, इसको पढ़ लेना। बाकायदा हर एक पर्सन आपको करवा रखा है। समझ में आ गया। नीचे की तरफ जाओगे तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और नीचे की तरफ जाओगे तो आपके सामने सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। पढ़ लेना भाई अच्छे से आपके सामने। और अगर ये वाली PDF अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक और PDF मैंने साइड डाल रखी है, यहाँ पर बैक करते हैं अपन। ये रही एक और PDF डाल रखी है, इस पर क्लिक करना आप, और इस पर जाओगे तो ये PDF नई वाली PDF है भाई, ये वाली पढ़ लेना। सेकंड वाली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से, आधुनिक विश्व का इतिहास के नाम से PDF है। इस पर जैसे आपके सामने आप क्लिक करोगे तो बाकायदा मैंने आपके सामने इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी जोड़ रखे हैं। समझ में आ गया। आपको सारा का सारा कंटेंट इसमें फ्री में देखने को मिलेगा। ये रहे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपके सामने इसमें जोड़ रखे हैं, ये प्रश्न भी आप पढ़ सकते हो। और आपके सामने इन PDF को अपडेट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये PDF वो अपलोड कर दी जाएगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बाकायदा मैंने पहले से डाल रखी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आपको पहले से मिल जाएगी। और आपके सामने इनकी मैराथन क्लास या वन शॉट क्लास देखना चाहते हो इस टॉपिक पर, वन शॉट क्लास, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आना है, अपने यूट्यूब चैनल पे आना। आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना आपके सामने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का। किसका? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का आपके सामने पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने यूट्यूब चैनल पे आना है। जैसे यूट्यूब चैनल पे आओगे, सर्च करने वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पर ये सर्च कर लेना। क्या सर्च करना आपको? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। क्या सर्च करना है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये देखो स्पेलिंग रही, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला आपको सेम टू सेम सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे आपके सामने आपको क्या करना है भाई, नीचे की तरफ आना है। क्या करना है? नीचे की तरफ आना है। बाकायदा मैंने 2 घंटे की क्लास डाल रखी है। क्या डाल रखी है? 2 घंटे की पूरी मैराथन क्लास डाल रखी है। सारा का सारा रिवीजन है इसमें मैंने करा रखा है। इसमें कुछ भी लिख रखा हो, बता दिए कि आपको PDF कहां से मिलेंगी, हर चीज आपको सारी जानकारी दे दी है। PDF और नोट्स कहां पर मिलेंगे इसके बारे में भी अपन ने देख लिया है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। PDF का तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो आपके सामने मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है बाकायदा 2 घंटे की मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसमें सारे प्रश्नों का रिवीजन करवा रखा है। वो आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे यूनिवर्सिटी चैंपियन। सर्च आपको क्या करना है, अभी एक सर्च का और बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा उसको, सर्च वाला ऑप्शन सर्च नहीं किया तो ये सर्च कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, सॉरी मैंने गलत बता दिया भाई, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन, बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। यह आपके सामने सर्च कर लेना। आपको स्पेलिंग आपके सामने मैंने बता दिया है, बाकायदा लिख के दे दिया है। ये सब आप सर्च कर लेना, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। स्क्रीनशॉट ले लो, यह आपके सामने यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना। बाकायदा सारा का सारा सिलेबस का आपको रिवीजन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर जो आपके सामने 4 है, यूनिट नंबर 4 है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने ऑलरेडी देख ली है। समझ में आ गया। यूनिट नंबर 4 है, उसमें कौन से प्रश्न आते हैं? विश्व युद्ध से संबंधित, मानव अधिकार व शीत युद्ध से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। इसमें आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट है वैश्विक संघर्ष और कूटनीति, कॉन्फ्लिक्ट और डिप्लोमेसी। आपके सामने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की उसके बाद में शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके सामने। वर्ल्ड वार फर्स्ट से कोई प्रश्न नहीं आता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट है ना, उसका कोई टॉपिक नहीं आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित? वर्ल्ड वार 2, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखो एक मिनट यहां पर लेकर आता हूं मैं आपको। प्रश्न जो यूनिट 4 है, जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपके सामने वर्ल्ड वार 2
क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन सी घटनाएं थी, समझ में आ गई, और उसके क्या परिणाम हुए, ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अगले वाला है, फिर आपके सामने वर्ल्ड वार के बाद में जो अनेकों अनेक प्रकार की जो संस्थाएं देखने को मिली, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखने को मिले, उसमें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपके सामने, किसका, जो यूएनओ, उसका निर्माण क्यों होता है और उसका क्या महत्व है, समझ में आ गया, और उसके क्या आपके सामने परिणाम रहे हैं, ये वाला प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो वर्ल्ड वार वाला 2, WW2, और आपके सामने यूएनओ, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं यूनिट नंबर 4 से। समझ में आ गया। अगले वाला प्रश्न है अधिकार व क्रांतियां, राइट्स एंड रिवॉल्यूशन से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें 1949 की, कौन सी, 1949 के आपके सामने चीनी रिवॉल्यूशन, चाइना के अंदर एक तो सन्यात सेन वाली रिवॉल्यूशन होती है, उसके बाद में 1947 में एक अलग से रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ के साथ नागरिकों के अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर व किंग व मैकलम एक्स और महिला आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर मेरे से समझ पूछो ना, तो ये तो चीनी क्रांति वाला प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा मार्टिन लूथर वाला। कौन सा, मार्टिन लूथर वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्टिन लूथर। क्या है, मार्टिन लूथर भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। महिला आंदोलन से संबंधित आजकल आपको पता है नारीवाद है, जो नारीवाद है वो टॉप पर है आपके सामने, तो इससे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनल राय दूं, ये क्रॉस कर दो, कोई प्रश्न यहाँ से आता नहीं है आपकी विश्वविद्यालय में। समझ में आ गया। आपके विश्वविद्यालय में क्या आता है, शीत युद्ध की राजनीति, शीत युद्ध के बाद में आपके सामने विश्व स्थिरता, शीत युद्ध वाला प्रश्न, कौन सा प्रश्न, कोल्ड वार वाला। तब 4 टॉपिक, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, कौन कौन से बने, वर्ल्ड वार 2, यूएनओ, मार्टिन लूथर है ना, और आपके सामने अगले वाला है आपके सामने कौन सा, जो कोल्ड वार, शीत युद्ध। ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से, इस ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है यूनिट नंबर 4, उसमें ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने होते हैं। वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, यूएनओ के द्वारा क्या हुआ, मार्टिन लूथर ने क्या किया, वर्ल्ड वार 2 के अंदर आपके सामने क्या देखने को मिला, ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अब परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध आपके सामने, वर्ल्ड वार 2, क्या, वर्ल्ड वार 2 क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, और उसके पीछे आपके सामने क्या परिणाम है वो लगते हैं। समझ में आ गया। वर्ल्ड वार 2 है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और क्यों परिणाम है, क्या क्या उसके परिणाम निकल कर आते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अमेरिका कैसे एक वैश्विक क्रांति, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कैसे बनकर निपटता है। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार 2, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य, उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों उसका निर्माण किया गया, उसके निर्माण के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे, उन्होंने आज तक क्या क्या काम किया, उनके पीछे क्या क्या उपलब्धियां हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, खास करके वर्तमान के संदर्भ में। जो वर्तमान के संदर्भ में आपके सामने जो यूक्रेन और अमेरिका रूस का युद्ध हुआ, गाजा का आपके सामने, इजराइल का युद्ध के अंदर ईरान अमेरिका और आपके सामने इजराइल के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसकी कमजोरियां कैसे उभर कर आती हैं, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है। आज के संदर्भ में यह प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूएनओ एक कागजी शेर है, यूएनओ कागजी संगठन बन के रह गया, कोई काम नहीं है, बात पे उसने आज तक कुछ नहीं किया, ये समझ लो आज के संदर्भ में। अगले वाला प्रश्न है, शीत युद्ध की राजनीति, उसके प्रभाव के बारे में बताइए। तो शीत युद्ध वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। शीत युद्ध के समय कैसी राजनीति रही, उसके पीछे क्या प्रभाव रहे, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार। जो कोल्ड वार हुआ, कौन सा हुआ, जो कोल्ड वार हुआ, उसका आपके सामने क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जो आपके सामने कोल्ड वार है, क्या है, जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार है वो कैसे होता है, उसका क्या कैसे प्रभाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया,
कैसे कोल्ड वार का आपके सामने इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कैसे प्रभाव देखने को मिलता है और कैसे उसके पीछे पॉलिटिक्स काम करती है। क्या काम करती है, कैसे उसके पीछे पॉलिटिक्स काम करती है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अब एक एक यूनिट के बारे में थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इतिहास में कैसी चीज़ें हुई हैं, आर्थिक विकास मतलब आर्थिक रूप से चीज़ें कैसे बढ़ी। सबसे पहले जो सामंतवाद था, जो कृषि है, उसके अंदर जो जमींदारी प्रथा है उसका अंत होता है, पूंजीवाद का निर्माण होता है। भाई एक शक्ति खत्म होती है तो दूसरे का निर्माण होता है, तो दूसरी कौन सी शक्ति का निर्माण हुआ, पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े व्यापारियों का पनपना हुआ, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। उससे क्या हुआ, साम्राज्यवाद आया, कॉलोनिकल पीरियड आया। जो अलग अलग यूरोपीय देश हैं उन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका में जाकर अपना राज जमाना शुरू कर दिया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर देखने को मिला। उसके बाद में क्या होता है, अंत में वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। समझ में आ गया। अब यहां से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उद्योग, सिर्फ दो ही प्रश्न, ये वाला प्रश्न और औद्योगिक क्रांति वाला प्रश्न। आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक एवोल्यूशन में दो ही प्रश्न आते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हो और वैश्विक आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हो, ये दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। राजनीतिक शक्तियां, पहले पूर्ण राजशाही देखने को मिलती है, फिर अलग अलग प्रकार की क्रांति होती हैं, जैसे अमेरिका की क्रांति, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, जिसमें फ्रांस की क्रांति आपके सामने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो गई। फिर आपके सामने फांसीवाद व नाजीवाद देखने को मिलता है, जिसमें नाजीवाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो जर्मनी का जो नाजीवाद है, जो नाजी है, उन्होंने यहूदियों को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया था, वो वाला प्रश्न देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध उसके बाद में होते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है, फांसीवाद व नाजीवाद का द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध देखने को मिलते हैं। इनका कुछ ना कुछ परिणाम आर्थिक वैश्विक मंदी से भी था। समझ में आ गया। फिर से मोटा मोटी बताऊं, औद्योगिक क्रांति पढ़ लेना, उपनिवेशवाद पढ़ लेना, वैश्विक आर्थिक मंदी पढ़ लेना, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध पढ़ लेना, नाजीवाद पढ़ लेना और आपके सामने और फ्रांस की क्रांति पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक आपके लिए भाई एग्जाम के अंदर, इनके इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लेना भाई। समझ में आ गया। और अच्छे से तैयारी करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चों के हाथ में ये भाई 40,000 सब्सक्राइब कराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्द अपन 40,000 सब्सक्राइबर के में मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम पर, कहाँ पर, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे इसकी पूरी इस सब्जेक्ट की पूरी मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को जोर से फॉलो कर लो और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे रखा भाई, कहाँ पर, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको भी ज्वाइन कर लो। यह आपके सामने पूरा का पूरा द्वितीय विश्व, जो आपके सामने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का वैश्विक आधुनिक विश्व इतिहास का जो आपके सामने पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, उसका संपूर्ण तो सिलेबस बता दिया, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। समझ में आ गया। सबका सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।